तो भाजपा मुसलमानों को टिकट काहे नहीं देती? भाजपा में मुसलमानों की टिकट जहाँ भी जो नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ टिकट देने की कहीं कहीं कोई डिमांड रखता है तभी तो देंगे। डिमांड क्यों नहीं, दावेदार क्यों नहीं होगा? आप बताइए आप किस सीट पे किसने, बताइए आप किसने, कौन से मुस्लिम नेता ने कहाँ पे टिकट की मांग करी है जिसे नहीं मिला? आप जो है भाजपा के 5 मुस्लिम नेताओं का नाम बताओ। मुख्तार अब्बास नकवी हैं, शाहनवाज हुसैन हैं और मोहसिन रजा है। आप मदद मत करिए भाई। मोहसिन रजा है। मोहसिन रजा है। हाँ और हम पब्लिक ने देखा, पब्लिक ने सरकार बदली, बीजेपी की सरकार लेकर आए और बीजेपी को मजबूत तरीके से। नमस्कार, मैं धीरज मिश्रा और आप सभी का दी लल्लन टॉप में स्वागत है। चुनाव का मौसम है और जिस तरीके से नेता मौका देखते ही एक पार्टी से दूसरी पार्टी बदल देते हैं, उसी तरीके से इस समय मेरठ का मौसम भी बदल गया है। कल जब हम आए थे तो यहाँ पे धूप थी, आज जो है ठंड काफ़ी बढ़ गई है। हम लोग मेरठ से लौट रहे थे कि हमारे मित्र सुशील भाई ने कहा कि जाते जाते चाय पीते जाइए, और इसी को लेकर के हम लोग इस समय जो मेरठ का विश्वविद्यालय है उसके सामने एक चाय की टपरी पे बैठे हुए हैं। और जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे मेरठ के कई सारे प्रबुद्ध जनों से मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा कि हम कुछ बातचीत करना चाहते हैं, तो मैंने कहा ज़रूर इसे सुना जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे साथ कई छात्र भी हैं, उसके साथ मेरठ में रहने वाले कई सारे लोग हैं, कुछ अलग अलग पार्टियों के हैं, लेकिन अलग अलग पार्टी फॉलो करते हैं, लेकिन दोस्त हैं। तो साथ में हम सभी बैठे हैं, तो चर्चा शुरू करते हैं और समझते हैं शोरगुल से अलग होकर के कि इस समय मेरठ में क्या राजनीति चल रही है। तो सुशील जी, आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए कि इस समय माहौल क्या है। पहले तो धीरज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरठ में आप आए और ज़मीनी जो राजनीति है और लोगों की आवाज़ जो चाहिए, पॉलिटिक्स में जो नेता कैसा होना चाहिए और कौन पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, और इस बात पे आप हमारी बात रख रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और लल्लन टॉप का धन्यवाद। नहीं, देखिए, लल्लन टॉप की हमेशा यही कोशिश रहती है कि सारे जितने भी विचारधारा के लोग और पार्टियां हो सकती हैं, सबका आवाज़ आए। हाँ, इसीलिए मैंने विशेष रूप से आपसे आग्रह किया कि आपको इस बात पर रखना चाहिए। यहाँ पर सभी लोग मतलब अपनी अलग अलग विचारधारा रख रहे हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करते हैं। साथ ही मैं ये भी बता दूं, अब जैसा चुनाव चल रहा है तो समाजवादी आरएलडी और राजभर और ये सारा गठबंधन एक बना है, बीजेपी के अगेंस्ट बना है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, क्योंकि ये गन्ना बेल्ट है, तो यहाँ पर जो किसान आंदोलन 1 साल तक चला, संघर्ष करा लोगों के लिए, और उसका भी प्रभाव पूरे इस क्षेत्र पर है। और इस क्षेत्र का प्रभाव भी, इस किसान आंदोलन का प्रभाव, या उससे पहले 2 अप्रैल के आंदोलन हुआ, दलितों के आंदोलन का प्रभाव, और 13 पॉइंट रोस्टर का प्रभाव, या CA NRC का प्रभाव। हम देखें तो बीजेपी शासन में आज़ादी से पहले कभी इतने बड़े आंदोलन हुए होंगे, जो इतने 5-7 साल में ये जो इतने बड़े आंदोलन इस देश में देखने को मिले हैं, वो क्यों देखने को मिले हैं? जाहिर सी बात है कि बीजेपी लगातार ऐसे काम करती रही, लोगों को जाति धर्म में बांटने का, लोगों को बेरोजगार करने का, धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करके। और ये जो महंगाई इन्होंने बढ़ाई है, या किसानों की ज़मीन हड़पने का मामला हो, दलितों के रिजर्वेशन का 69,000 वैकेंसी में जिस तरीके से 12,500 वैकेंसी को OBC कोटे की वैकेंसी को स्वर्ण जाति से भर दिया गया, उसका मामला हो, तो और जो बेरोजगार जो युवा हुआ है, शिक्षित युवा हुआ है, उसका भी एक बड़ी यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको चीज़ें। तो बीजेपी और यहाँ आरएलडी और बीएसपी का साथ में ये कहना चाहूँगा कि बीएसपी को जो कमज़ोर समझ रहे हैं, एज ए मैं पॉलिटिकली एनालिसिस जो मैं कर रहा हूँ, कि वो इतने डाउन नहीं है। बीएसपी सीट टू सीट पर वो फाइट कर रही है। बहुत सी सीटें उसके कैंडिडेट, आप किसी से भी पूछेंगे, वो उसने कैंडिडेट ऐसे डाले हैं कि शायद ही किसी पार्टी के वो कैंडिडेट ऐसे इतने अच्छे कैंडिडेट आए हों। तो वो कैंडिडेट के आधार पर आप बीएसपी की पॉलिटिक्स को पहले से समझेंगे तो जो उसका बेस वोट था, उसके साथ कैंडिडेट का प्लस वोट बैंक होता था, उसके आधार पर वो सीट निकलती थी, बीएसपी पावर में इस तरीके से आती थी। तो यही समीकरण ऐसा हो सकता है
कि ये समीकरण हमें रिपीट इस बार देखने को मिले। मैं ये नहीं कहता कि पूर्ण बहुमत से वो गवर्नमेंट बनाने जा रही है, लेकिन बीएसपी इस चुनाव में प्रभाव छोड़ने की स्थिति में खड़ी है। और ये पॉलिटिकली इस यूपी के लिए एक नई व्यवस्था मैं समझता हूँ कि बीएसपी जितने कैडर जो उसका है, और या तो दो पार्टियों पे कैडर है यहाँ पर, या तो बीजेपी पे या बीएसपी पर है, तो जो कैडर उसका है वो कहीं नहीं चीटता है। और जो बूथ जो मैनेजमेंट होता है, बूथ मैनेजमेंट या तो बीजेपी के पास है वो, या बीएसपी के पास है। तो जो उसका वोटर है और वो वहीं खड़ा हुआ मिलता है, और वोट डलवाने वाले खड़े हुए मिलते हैं। बहुत सी पार्टियों के तो बूथ भी नहीं लग पाते हैं, आप ये समझिए, क्योंकि उनका पोलिंग बूथ मजबूत नहीं है, वहाँ पोलिंग एजेंट नहीं है। तो इस सारे सिनेरियो पे बीएसपी हमेशा अपने कैडर के हिसाब से काम करती है, और जो वोट लाती है वो कैंडिडेट के हिसाब से और उसका बेस वोट को मिलाकर वो जीतती है। तो इसके जो कैंडिडेट हैं वो जाहिर तौर पर 200 से 250 सीटों पर इतना तगड़ा प्रभाव छोड़ने वाले हैं कि कोई हल्के में ले रहा हो वो हल्का नहीं है। आप कह रहे हैं कि बीएसपी ने बहुत अच्छे कैंडिडेट उतारे हैं, तो किस आधार पर ये आंकलन करके आप बोल रहे हैं? देखिए, मैं इस आधार पे ये कैंडिडेट कह के बोल रहा हूँ कि ना तो किसी कैंडिडेट पे कोई एलिगेशन है जाति धर्म का, किसी का दंगा फसाद का एलिगेशन नहीं है। और जैसे आप यहाँ ले लीजिए, गढ़ वाली सीट ले लीजिए, तो गढ़ वाली सीट पर मदन चौहान कई बार के विधायक है, और उनकी छवि ऐसी है कि वो सबका वोट ले सकते हैं, लेते रहे हैं, और आज वो बीएसपी में हैं। तो अब यहाँ ले लीजिए मुजफ्फरनगर की सीट पर 5 सीटें वहाँ पर हैं, 5 सीटों में एक तो रिजर्व छोड़ दीजिए आप, तो 4 सीटें जो उन्होंने जो गठबंधन समाजवादी और इन्होंने उतारे हैं वहाँ हिंदू उतारे हैं, और वहाँ बीएसपी ने 4 मुस्लिम उतार दिए हैं। तो बीएसपी हिंदू मुस्लिम वाले वहाँ पर गणित फिट होगा क्या नहीं होगा ये तो देखने को है, लेकिन आज जो हो गया तो 4 में से या तो बीजेपी फाइट में है या बीएसपी फाइट में है वहाँ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 200 से 250 सीटों पे कड़ी टक्कर है, त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन बहन जी जो है अभी बाहर नहीं दिखाई दे रही हैं। चुनाव एकदम जोर शोर से चल रहा है, अमित शाह से लेकर के सब यहाँ पे रैलियां कर रहे हैं। देखिए, बहन जी अभी आने वाले 2 तारीख से उनकी रैलियां शुरू हो रही हैं, शायद आपको संज्ञान नहीं है। और बीएसपी की रणनीति हमेशा यही रही है कि वो लास्ट समय पे स्विच मारती है, और लास्ट समय पे बहुत सारी, क्योंकि पहले तो वो संगठन में करती है और कैंडिडेट को सिलेक्ट करती है, तो उसके बाद वो रणनीति अपनाती है। तो अब ये जो रणनीति है, उनका टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरीके से हुआ है, हर एनालिसिस, पॉलिटिकल एनालिसिस ये बता रहा है कि बीएसपी का टिकट जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो और पॉलिटिकल पार्टियों से इस बार बहुत अच्छा हुआ है। तो अब वो 2 तारीख से निकल रही है, तो ये माहौल ये मैं भी समझता हूं कि दलित वोट बैंक कहीं हताशा थी, वो जाने के मूव में था गठबंधन की तरफ, लेकिन जैसे ही बहन जी निकलेंगी तो वो कितना उसे रोक पाएंगी और कितना एडिशनल उसमें कर पाएंगी, ये भी देखने की बात होगी। अच्छा, इन सब के अलावा एक जो बड़ा मुद्दा है कि चूंकि पश्चिमी यूपी का ये मामला है और यहाँ पे 2013 में दंगे हुए थे, तो अभी जो है, अभी कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री का 2-3 दिन का मैं ट्वीट देख रहा था, तो वो ये उसमें उन्होंने लिखा है कि जो है क्या इधर की जनता जो है उस समय के दंगे भूल गई है क्या? तो इस तरीके के ट्वीट से आप क्या मतलब निकालते हैं? देखिए, ऐसा है, दंगे जो हुए थे वो 2013 में हुए थे, समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए थे, ठीक है। और जो जिस समाज के साथ अन्याय हुआ, पब्लिक ने देखा, पब्लिक ने सरकार बदली, बीजेपी की सरकार लेकर आए और बीजेपी को मजबूत तरीके से वोट दी। इसी वजह से वोट दी थी कि समाजवादी पार्टी की सरकार में लोगों को लगा कि हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ और मुसलमानों के साथ भी अन्याय हुआ कुछ क्षेत्रों में। तो इसी वजह से सबने मन बनाया कि इन्होंने आके बोला कि आपके प्रदेश में ऐसी सरकार है जो आपको, आपके परिजनों को, आपके परिवार को कटवा रही है। उसके बाद जो है लोगों ने ठाना कि बीजेपी की सरकार बनाएंगे। उन्हें लगा कि ये सरकार बहुत अच्छी है, पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनाई गई। लेकिन उसके बाद 4.5 साल हो गए, आज भी लोगों के अंदर जो एक दहशत थी कि इस सरकार में हम सुरक्षित हैं, वो दहशत और बढ़ गई है, ना कि घटने के बजाय। कैसे? आप खुद देख लीजिए, हाथरस में घटना हो गई, ठीक है, और देश के अंदर इतनी सारी घटना हो रही हैं। चुनाव के बाद अभी जिला पंचायत के चुनाव हुए, महिलाओं की साड़ियाँ फाड़ी गई। तो जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो सुरक्षित नहीं है, आम जनता कैसे सुरक्षित रह पाएगी? लेकिन सरकार तो, किसानों का मुद्दा इतना बड़ा है, पूरे देश को पता है। वहाँ पर कीलें ठोकी गई रोड पे, सड़ी ठंड के अंदर बारिश हुई, 700-800 किसान मर गए वहाँ पे। तो जो किसान मरा है वो किसी एक धर्म का नहीं है, किसी एक जाति का नहीं है, सभी धर्म के हैं किसान। और कृषि विधान देश है ये, कृषि विधान प्रदेश है ये। तो इस सरकार ने सभी किसानों को छला है, मजदूरों को छला है। मैं खाली बीजेपी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जो चीज़ मैं आज देख रहा हूँ
तो गठबंधन इस तरह से मजबूत है। आने वाला समय गठबंधन का है, अखिलेश यादव जी का है, जयंत चौधरी का है। पहले आपका बीजेपी में विश्वास था? मेरा बीजेपी में विश्वास नहीं था। मैं तो विकास को वोट देना चाहता हूँ। अखिलेश यादव जी ने विकास करा था, हमने देखा है। और आज भी मैं अखिलेश यादव जी का भक्त नहीं हूँ। मैं सिर्फ जो चीज़ देख रहा हूँ, आज का समय जो चल रहा है, गठबंधन के साथ रहकर आज की आमजन सुरक्षित रह पाएगी और आने वाले समय में बेरोजगारी घटेगी। सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का ही है। आप ये देखिए कि एग्ज़ाम होते नहीं है, पहले वो कैंसिल हो जाते, पर्चा लीक हो जाता है। जो गांव के इतने सारे लोग हैं, युवा जो एमए डबल एमए करके पढ़े बैठे हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, 1 घंटा एग्ज़ाम देते हैं, बीच में आते हैं कि पेपर जो है लीक हो गया, आपका ये सब मुझे कॉपियाँ वापस दे दीजिए। तो आप ये बताइए कि बेरोजगारी इतना परेशान है, आम लोग इतने परेशान हैं, तो वो सरकार बदलना चाहते हैं और गठबंधन को मेरे हिसाब से वोट देना अच्छा, चाहते हैं। यहाँ के जो अखबार में देख रहा हूँ रोज जो छप रहा है, नेताओं के बयान छप रहे हैं, उसमें सत्ता पक्ष का इस बात पे जोर है। आप कह रहे हैं इस देश एरिया में दहशत बढ़ गया, लेकिन उनका ये कहना है कि गुंडा मवाली ये सब जो गतिविधियां होती थी, हमने एकदम पूरी तरीके से रोक लगा दिया है। अब कहीं भी हिंसा नहीं होता, कहीं भी दंगा नहीं होता, कहीं कोई क्राइम नहीं हो रहा है। आप ये कैसे कह सकते हैं? नहीं, हम ये नहीं कह रहे, ये उनका कहना है। सरकार दहशत में कोई नहीं है, लेकिन लोग देखते हैं क्या हो रहा है। आज ये देखिए, चुनाव का टाइम आ गया तो आज बीजेपी के नेता भी आके कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर का दंगा याद दिला रहे हैं। आज की जनता जो है वो भाईचारे से रह रही है, किसी के आपस में कोई मतभेद नहीं है, धर्म जाति का कोई वो नहीं है। आज की डेट में जब चुनाव होता है तो ये लोग ये मुद्दा लेकर के आ जाते हैं कि मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, ये हुआ था। आज की जनता विकास चाहती है, रोजगार चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। तो वो दंगा क्यों याद दिला रहे हैं? दंगा इसलिए याद दिला रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, बंटवाना चाहते हैं, जबकि आज की डेट में सारे भाईचारा से मिलकर रहते हैं। आज यहाँ पे कितने हिंदू मुसलमान बैठे हैं, आप ये देखिए, साथ में बैठते हैं, साथ में चाय पीते हैं, लेकिन इन बातों से उन लोगों के दिल में घृणा पैदा करना चाहते हैं, जिससे कि बीजेपी अपना वोट बैंक हासिल कर सके। लेकिन वो चीज़ अब नहीं होगी। जनता को पता है किसे वोट देना है। जाति धर्म से ऊपर बढ़ के लोग वोट देंगे, इस बार गठबंधन को वोट देंगे मेरे हिसाब से। सर, आपको ये लगता है कि इस बार जाति धर्म से उठ के लोग वोट करेंगे? ना, जातिगत आधार पर ही वोट मिलेगी। जातिगत आधार पर यूपी का इलेक्शन ही जातिगत आधार पर होता है। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? जातिगत समीकरण के आधार पर ही कैंडिडेट को डिसाइड किया जाता है, राजनीतिक पार्टी द्वारा भी। नहीं, देखिए, जैसे सपा और आरएलडी का गठबंधन हुआ है, पिछले चुनाव में आरएलडी का एक तरीके से सुपड़ा साफ था। इस बार कहा जा रहा है कि जाट वोट इकट्ठा हुआ है और उसमें सपा की भूमिका के बाद में ये जो धर्म वाला दांव है वो उसका एक तरीके से निष्फल कर देंगे। ऐसा होगा? हाँ, निसफल होगा, बिल्कुल बिल्कुल निसफल होगा। सफल नहीं होगा? तो क्या इस बार जाट, आप अपने अनुभव से बताइए, एरिया में क्या जाट मतदाता अब एक होकर के वोट करेंगे? एक होकर वोट करेगा। 90% एक हो रहा है, बिल्कुल 90% एक हो रहा है। गठबंधन को वोट दे रहा है जाट, बीजेपी को गठबंधन को वोट दे रहा है। जाट भी और एससी भी, जो दलित समाज है, वो भी गठबंधन को वोट दे रहा है। तो मुस्लिम तो दे ही दे रहा है, बिल्कुल। दलित बीएसपी की तरफ नहीं जा रहा? दलित बीएसपी की तरफ 20% मुश्किल से वो जा रहा है कि बीजेपी जहां हारेगी वहीं वोट देंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं, क्या नाम है, भी वोट जो है, चलो भाई हम अपनी पार्टी को वोट दें, तो 20% है जो विकास कुछ नहीं देख रहे, या अपना समाज या सोसाइटी कुछ नहीं देख रहे कि राष्ट्र कहीं जा रहा है नहीं जा रहा, उन्हें कोई मतलब नहीं होता। अब सीधा बहन जी को वोट देनी तो बहन जी को वोट देनी है। लेकिन 80% अब गठबंधन पर ही जा रहा सीधा। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि अभी जैसे अमित शाह की मैं भी दलित समाज से हूँ, इसलिए मुझे मालूम भी है कि 80% का 90% गठबंधन को जा रहा है। तो मायावती को क्यों नहीं वोट करेगा दलित समाज इस बार? मायावती को यो नहीं करा है, जो भाजपा को हराएगा उसी को वोट देगा। जो भाजपा को हराएगा, क्योंकि भाजपा ने कुछ किया ही नहीं ऐसा काम जो दलितों के फेवर में काम किया हो, या कुछ समाज के हित में काम किया, कुछ राष्ट्र के हित में काम किया हो। जो सारी जितनी भी फैक्ट्री आती, सब सरकारी फैक्ट्री सब बेच दी, कांग्रेस ने लगाई, सारे भाजपा ने बेच दी। जैसे कोई एक उदाहरण दीजिए। सारी फैक्ट्री बेच दी, जितनी सरकारी फैक्ट्री। कौन सी फैक्ट्री है इधर एरिया की, बताओ ना, सरकारी फैक्ट्री कौन सी नहीं बेची है, बताओ तुम मुझे, कौन सी नहीं बेची? कुछ बेचने की तैयारी हो रही है। और वो तो कह रहे हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, ताकि नहीं, इनको ही जरूरी था करना कि और गवर्नमेंट नहीं आई थी ऐसी अब तक, जो इनको जरूरी हो गया। जो क्या नाम है, हमारा जो इमरजेंसी में पैसा पड़ा हुआ था रिजर्व बैंक के पास में, वो भी निकाल लिया। आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं निकाला। तो इतनी कमजोरी आ गई इनके पास में, इनके पास में इतनी कमजोरी आ गई, इतने आर्थिक हालात इतने कमजोर कर दिए इन देश के कि इन्हें पैसा निकालना पड़ गया। बताओ। ठीक, ये हमारे साथ आपका नाम क्या है? सर उत्कर्ष पॉल। उत्कर्ष, आप पढ़ाई कर रहे हैं? सर पढ़ाई भी कर रहा हूँ, साथ साथ मैं क्रेडिट कंट्रोल मैनेजर भी हूँ CHFL में, सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में।
सर बेसिकली मुझे बहुत दुख के साथ ये मतलब फील हो रहा है, क्योंकि मैं जब बड़ा हुआ मतलब बड़ा हुआ इन सेंस जब मैं अपना 11th-12th कर रहा था, तब समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट है और थी उस समय। और उस समय मैं आज के अयोध्या में और तब के फैज़ाबाद में था, और मैंने समाजवादी पार्टी के राज में हुआ जो दंगा है फैज़ाबाद का, शायद बहुत सारे लोगों को ध्यान में नहीं है, उसको मैंने खुद से देखा है। सबसे ज़्यादा दुख आज मुझे इस चीज़ पे होता है कि चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो आरएलडी हो, कोई भी पार्टी कभी भी स्पेसिफिक होकर विकास के मुद्दे को लाना ही नहीं चाहती है। वो साफ आईना दिखाना ही नहीं चाहते हैं। सर अगर इकोनॉमी बूम पे जाएगी तो ये साइकिल है कि रिसेशन और डिप्रेशन भी आएगा। डिप्रेशन, रिसेशन, रिकवरी और बूम, ये साइकिल है। बूम आएगा, फिर वो रिसेशन जब आएगा, रिसेशन के बाद डिप्रेशन आएगा, फिर इकोनॉमी रिकवरी पे जाएगी, और रिकवरी पे जाने के बाद बूम पे जाएगी। तो ये साइकिल है। ये ग्लोबल लीडर्स, ग्लोबल वर्ल्ड लीडर्स जो है वो भी वो है, क्या यूएसए में मंदी नहीं आती है। पर प्रॉब्लम ये है सर कि हम एक मतलब एक माइंडसेट बना के रख चुके हैं। अगर कोई सेक्टर लगातार हज़ारों करोड़ लॉस में जा रही है, ठीक है सर, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, मैं मेरठ में आके रहता हूँ। रोज़ मुझे आने और जाने में इनसिक्योरिटी ये होती है कि जब मैं लोकल वेंडर्स के पास जाता हूँ तो मुझे ये बोलते हैं, ठीक है प्लीज़ इसको अन्यथा मत लीजिएगा, पर लोग कहते हैं कि सड़क पे जाते जाते मोबाइल फ़ोन से बात मत करना, लोग छीन लेते हैं। ये अंगूठियाँ पहनते हो, इसको प्लीज़ उतार दो, रात में अगर आप 9 साढ़े 9 बजे के बाद घर जा रहे हैं। तो सर ये बेसिकली रीज़न ये है सर कि क्या अगर 22 करोड़ की जनता है, अगर हम सर्वे को लें, तो क्या 22 करोड़ की जनता के लिए क्या 11 करोड़ पुलिस वाले रख दिए जाएंगे? क्या ये अवेयरनेस पब्लिक की नहीं होती है? प्रॉब्लम ये सर, आप सोसाइटी जो है ना सर, उसी का एक मिरर होता है वहाँ की पॉलिटिक्स। तो रीज़न ये है कि वो उस तरीके से देखना ही नहीं चाहते हैं। कोई भी उन फैक्टर्स पे बात करेगा ही नहीं जिन फैक्टर्स से असल में पब्लिक को फ़ायदा हो। सर मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं हूँ, मेरे माँ बाप दोनों प्रशासनिक अधिकारी हैं, ठीक है, पर आज तक मैंने ये बोल सकता हूँ कि मैंने किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का पेपर नहीं दिया है। मेरी इच्छा है, तो क्या मुझे रोज़गार नहीं समझा जाएगा? मेरी जो पहली जॉब लगी वो तब लगी जब लाखों लोग कोरोना की वजह से निकाले जा रहे थे। रीज़न ये था सर कि उचित जो जॉब रिक्वायरमेंट है, मार्केट रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब जैसे सर यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, जिसने भी एमकॉम, बीकॉम या एमबीए ऑनर्स तक अगर किया हुआ है, मैंने एमबीए किया हुआ है अपना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जीबी पंत से, मुझे जॉब मिली है। पर सर अगर आप बीए करके बैठोगे और आप सर रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज की है, तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। जी बात समझ गया। आप एक तरीके से आप पब्लिक अवेयरनेस, सोशल कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे क्या होता है ना, कई बार बहुत सारे छात्र जो है बीए तक भी नहीं पढ़ पाते। वो उनकी मजबूरी, जैसे आर्थिक मजबूरी आ जाती है, परिवार की मजबूरी आ जाती है, वो आगे यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल आ जाता है। तो फिर यहाँ फिर कैसे आप समाधान? सर क्या गवर्नमेंट स्कॉलरशिप नहीं दे रही है? मैं आपको क्लियर होके बताता हूँ। मैंने ग्रेजुएशन, सर प्रॉब्लम ये है सर, आप युवा को बोलने ही नहीं देते और आप बोलते हैं कि बाकी एसोसिएशन है, ठीक है ना। प्रॉब्लम ये है सर कि मैंने अपना बीकॉम गवर्नमेंट कॉलेज से किया, ठीक है, मैंने अपना एमबीए गवर्नमेंट कॉलेज से किया, उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट किया, जो कि वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से ही किया, LNIP। हाल ही में शायद 1 या 2 तारीख को जब PM मोदी आए थे, तो शायद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने के लिए आए थे। वो क्या सर सिर्फ जाति वो है? मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ सर, क्या रिजर्वेशन नहीं मिलता है? रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलता है? रिजर्वेशन के बाद भी अगर कोई बच्चा अगर फीस देने के लिए सक्षम नहीं है, तो क्या उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है? कोई यहाँ पे बैठा हुआ कि मना कर दे कि नहीं मिलती है? सर वही चीज़ है कि प्रॉब्लम ये है कि हम दिखना चाहते हैं वो दिखाना चाहते हैं। फ्री की सर जाति में बंटने के लिए कौन आपको बाध्य कर रहा है? आप जाति में मत बटिए, ठीक है। या सर हम ये नहीं कह सकते ना कि एज अ समाज दंगे नहीं हुए। क्या लड़ाने वाले अगर 4 थे तो लड़ने वाले 400 नहीं थे क्या सर? तो प्रॉब्लम ही वही है कि हम उन फैक्टर्स पे देखना ही नहीं चाहते हैं सर। आज आप बताइए हम में से कितने लोग, यूनाइटेड प्रोविंस जब था प्री इंडिपेंडेंस में, यूपी का नाम, ठीक है, पार्ट्स ऑफ बिहार लेके उत्तराखंड को साथ में लेके कुछ पार्ट्स MP के भी थे, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस से लेकर आज यूपी है। और शायद मैंने तो शायद किसी की रिपोर्ट थी, माफ़ कीजिएगा अगर मैं कोट करूँ, शायद ललन टॉप की भी एक रिपोर्ट थी या किसी और की थी, जहाँ पे आज ये आ गया, कोई नहीं बात करेगा कि अगर 5 हिस्से जो गवर्नमेंट जो सोर्सेज से पता चला है कि 5 हिस्सों में यूपी के डेवलपमेंट को बांटा जाएगा, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कोई नहीं बात करेगा सर इसके। सुशील, आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे? देखिए पहली बात, इन्होंने 2-3 चीज़ कही हैं। एक तो इन्होंने इन्फ्लेशन की बात करी, हायर एम्प्लॉय उसकी बात करी कि देश ग्रो करेगा तो उसके पास डिसएम्प्लॉयमेंट आएगा। फिर इन्होंने करी दलित बच्चों को स्कॉलरशिप मिलने की बात।
तो मैं ये बता दूं, पहली बात तो ये प्रगतिशील देश है, डेवलप्ड कंट्रीज नहीं हुआ है, तो यहाँ पर अभी ऊंचाई हुआ नहीं था उससे पहले ही। अगर महंगाई है आज 80 रुपए का तेल, सरसों का तेल, कर्ड ऑयल पिछले साल ही 80 रुपए किलो था, आज भाई 222 रुपए कैसे हो गया, है ना। तो ये जो महंगाई है ये आर्टिफिशियल महंगाई बढ़ाई है ना, आर्टिफिशियल महंगाई है। पेट्रोल का तेल आज जो इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता है, तो आज महंगा यहाँ पर क्यों है? टैक्सेस कितना लग रहा है वर्ल्ड में, कितना भी सबसे ज़्यादा टैक्सेस जो किसी वर्ल्ड में है और नागरिक पे लग रहा है, तो वो इंडिया में लगाया गया है। आप ये डेटा उठाइए। और सर मैं आपको बता दूं, जो आप स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं, योगी सरकार ने एक नया फरमान निकाला था गवर्नमेंट आते ही। 5 साल से किसी दलित को आप बता दीजिए कितने लोगों को क्या में स्कॉलरशिप मिला। तो एक मिनट जाति आप ला रहे हो ना, स्कॉलरशिप ला रहे हो ना, दूसरी मैं बोल रहा हूँ। दूसरी बात, आप तथ्यों में क्या स्कॉलरशिप मिलता था आपको? सामाजिक आधार पे मिलता था ना आपको स्कॉलरशिप, या आर्थिक आधार पे? अब स्वर्ण को भी 10% मिलने लग गया। ठीक है, 2 तरीके से अमेंडमेंट करा, वो इलीगल करा, लीगल करा, वो मैं उस पर नहीं जाता हूं। स्वर्ण को भी मिलने लग गया। अब आप ये बताइए, इसमें ये अंक के आधार पर स्कॉलरशिप कैसे तय कर दिया? ये अंक के आधार पर आप किसी को उससे कैसे दोगे? जब गरीब बच्चा है, वो स्कॉलरशिप, वो पैसे के पढ़ने के लिए पैसा नहीं है उसके पास, तो ये अंक के 60% की वैधता आपने कैसे लगा दी? वो योगी सरकार ने किया है ना। तो आपने कैसे लगा दिया? जब आपको तथ्य है कि जब एक साइड आप देखते हैं और दूसरा पक्ष नहीं देखते हैं, इस गवर्नमेंट ने क्या किया है ना। आप हिंदुत्व के नाम पर शासन कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, और गुंडाई मचवा रखी है सारे में। आपने बताओ क्या नहीं करा किस दलित के साथ, है ना। 2 अप्रैल आपने कराया, दिया कुछ नहीं था तुमने, सिर्फ एक बिल की वजह से 13 लोग मंगवा दिए पूरे देश में, हैं, और लाखों लोग जेलों में गए और लाखों लोगों पे केस लगाए हैं। और रोजगार की बात करिए। सर मैं एक बात और कहता हूँ, आप कह रहे हैं मैंने फलाने गवर्नमेंट कॉलेज से ये करा, फलाने से ये करा, और मैं कैपेबल हूँ, मेरी एजुकेशन ऐसी है, इसीलिए मुझे जब कोरोना चल रहा था मुझे नौकरी मिली। सर आपने ये भी बताया साथ में कि मेरे माता पिता दोनों ही अच्छी जॉब पर हैं। ठीक है, सुनिए, आप ये भी बताइए हाई स्कूल और इंटर आपने प्राइवेट कॉलेज से करा था, कौन से कॉलेज से करा था? तब मैं बताऊंगा दलित कहां पर है ना। समान फैसिलिटी क्या, समान एजुकेशन आपको, आप पढ़ रहे हैं कॉन्वेंट के स्कूल में, जहां पर हैं, और आप कर रहे हैं आप। अरे सर मैं पूछना चाह रहा हूं ना आपसे। नहीं मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आप पे नहीं चल रहा हूँ, आप मैं चिल्ला रहा हूँ। पानी की बात है इसमें, आप बात करो ना फिर। नहीं सोशल स्ट्रक्चर जो है आप उससे अनभिज्ञ हैं अभी, है ना। सोशल स्ट्रक्चर में जाएंगे तो फंस जाएंगे। एक्चुअली मैं इसको ज्यादा खींचना नहीं चाहता क्योंकि ये चुनाव का माहौल है। बाकी ये देखिए बड़ा मुद्दा यही है कि संसाधन जो है सब में बराबर बटे, ऐसा ना हो कि कुछ ही विशेष लोगों का संसाधनों पे कब्जा रहे। आपकी भी बात मैं समझ रहा हूँ जो आप बोल रहे हैं, लेकिन ये है कि इस पे एक सार्थक बहस जरूरत है। और जहाँ तक ये आपने सवर्ण आरक्षण, तो वो भी अभी विचाराधीन है कोर्ट में। सर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आरक्षण का, देखिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया। मेरा सबसे ज़्यादा फोकस ये था इस बात पे, सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पे था सर कि प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी चीज़ की ग्रीड दिखा के पॉलिटिशियंस हमें बांटना चाहते हैं एज अ सोसाइटी, अभी बात किया बहुत अच्छा कि यहाँ पे बटेंगे नहीं, तो अगर ग्रीड में अगर हम फंसेंगे नहीं तो वो हम बटेंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है सर। मैं सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, पर एक स्ट्रक्चराइज तरीका होगा कि नहीं होगा। आज शुरुआत में ही पिछड़ा या जनरल ओबीसी ये सारी चीज़ें कैटेगरी आ गई। सर ने मुझसे बात किया तो मेरा जो 10th है सर, वो 10th है मेरा केंद्रीय विद्यालय से। केंद्रीय विद्यालय की फीस होती है शायद 1470, अब थी मेरे समय में 540 रुपये फीस हुआ करती थी। ठीक है, तो मैं सिंपल सी बात ये बता रहा हूँ सर कि इस तरीके से नहीं है, इस तरीके जिसको इन्होंने अन्यथा लेके चले गए, ठीक है, अपने पर्सनल हित। नहीं, आप आरक्षण जरूरी समझते हैं कि नहीं? सर डिपेंड करता है। मैं ये कह रहा हूँ कि सबको बराबर पैमाने पे, अगर स्टार्टिंग लाइन सबकी सेम है तो सर फिनिशिंग लाइन भी सबकी सेम। स्टार्टिंग लाइन वो आप देखिए, अब एक अलग कॉन्टेक्स्ट में मेरे ख्याल से देख रहे हैं। आपका जैसे परिवार, मान लीजिए आप पढ़ा लिखा सब कुछ है, तो आप शुरू से आपको संसाधन वो चीज़ें मिले हुए हैं। अब जैसे कोई दलित व्यक्ति है और बहुत पिछड़ा है, जैसे उसका परिवार ज़्यादा गरीब है और वो स्थिति में, तो आप क्या समझते हैं कि उस स्टार्टिंग लाइन पे आप और वो दोनों व्यक्ति समान दौड़ सकते हैं? दौड़ेंगे भी क्या? आप दोनों को समान कहा जा सकेगा? सर मुझे एक सिंपल सी मुझे आप एक बात बताइए कि आज टोटल रिजर्वेशन में, मुझे ये फिगर्स एग्जैक्टली नहीं पता है,
क्या जितने भी अमाउंट अलॉटेड है रिजर्वेशन वाले कैटेगरी वाले लोगों के लिए, क्या पूर्णतः उनके भले के लिए यूज हुआ है? आज अगर शायद होता तो एक एक दलित जो है वो करोड़पति होता। प्रॉब्लम ये है सर, सही है कि आरक्षण सही से लागू नहीं हुआ। स्ट्रक्चर्ड तरीके से। जी, मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए सर, इंपॉर्टेंट है, जिसको जरूरत है सर। प्रॉब्लम चले सरकारें थी, किस लिए इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया? किसकी सरकारें थी, वो रिजर्वेशन किसने क्यों नहीं करा? चलिए चुनाव पे हम बात रखते हैं, आरक्षण पे हम लोग चले गए थे। हमारे साथ इस समय एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शख्स हैं, बहुत गंभीर बातें हो गई। अभी हम कुछ देर पहले इनसे मिले तो काफ़ी जो है काफ़ी मजा किया। एक बार पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार है। आपके बारे में मुझे बहुत एक सीक्रेट बात पता चली कि किसी सीट पे अगर दो गुर्जर खड़े हो जाते हैं तो आप जो है निकालते हैं रास्ता कि दोनों गुर्जरों को कैसे जिताया जाए। अच्छा सर, मैं बताता हूँ। देखिए ऐसा है, मैं हूँ समाज सेवी आदमी, और जो व्यक्ति समाज में रहता है और पूरे समाज की बात करता है तो अपने समाज के लिए कुछ न कुछ करना चाहता है। इसलिए मैं चाहे जहाँ पूरे हिंदुस्तान का गुजर भी, अगर मैं कहीं भी जाऊँगा मैं उसे जिताने का काम करूँगा। तो दो गुर्जर कैसे जिताइएगा? दो गुजर तो ऐसा आमने सामने बहुत कम खड़े होते हैं। जैसे मैं तो यहाँ मेरठ दक्षिण की बात कर सकता हूँ, कैराना की बात कर सकता हूँ भाई। वहाँ से आपके मित्र कहे कि ये जब स्थिति होती है तो इनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये मतलब मजाक करने की आदत है मित्रों की, तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन दो गुर्जर जिताने वाली बात सच में आपके दिमाग में आती है? ये तो हो नहीं पाएगा यहाँ पे। नहीं, कौन कह रहा है? ऐसा नहीं है। समाजवादी से जो गुजर है तो उसको भी जिताएंगे, और बीजेपी से भी गुजर है तो उसको भी जिताएंगे, और बीएसपी से गुजर है किसी सीट पे तो उसको भी गुजर को ही जिताएंगे। तो उसको भी जिताएंगे हम। तो मैं तो बताना, मैं समाज से भी बात कर रहा हूँ। देखिए सर, छोटू राम ने जितने हमारे जाट भाइयों को जहाँ संस्था सर छोटू राम ने खुलवाई थी, उनने इसलिए खुलवाई थी पूरे जाट समाज का विकास हो। इसलिए हम चाहते हैं, मैं गुजर समाज से हूँ, कि जहाँ भी गुजर लड़े मैं उसकी मदद करूँ। हाँ, मैं जीते भाई, मेरी शुभकामनाएं है उनके लिए। लेकिन जहाँ दो सीट पे है, आपने कहा कि आमने सामने गुजर है, वो एक ही गुजर जीतेगा गुजर ही, चाहे कोई सी। मैंने सभी पार्टियों से कहा ना, मैं समाज सेवी का कार्य करता हूँ। मैं समझ गया। हाँ, आप गुर्जर समाज से भी, गुर्जर समाज के हाँ, बिल्कुल। हाँ, निर्दलीय के लिए भी चल जाएंगे। ऐसे थोड़े है, जब समाज की बात कर रहे हैं हम। हिंदू कैसे खतरे में है? पार्टियां बीजेपी। एक मिनट भाई साहब, हाँ, अब हाँ। बात आती है, सुनिए। अब मुझे खड़ा होना पड़ा। बैठ जाइए। सुनिए। नहीं, हिंदुस्तान में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जातिवाद था, उसके अंदर टोटल मुख्यमंत्री ब्राह्मण बनाए थे। उसके बाद है ये चौधरी चरण सिंह जाट में भी जाति तो आती है। मुलायम सिंह यादव है, टोटल यादव भर दिए थे। कौन नहीं करता है अपनी जाति के लिए? सब करते हैं भैया। अच्छा, ये बताइए, बैठ जाइए, आराम से बात करते हैं। इतना जब ब्लड प्रेशर हाई करेंगे नहीं तो ये हाई नहीं है। नहीं, आप भावुक हो गए, खड़े हो गए। नहीं, वो हाई नहीं है। देखिए सुनिए, ये सभी समाज के लोग हैं यहाँ। अगर इनके किसी ने कभी भी जरूरत पड़े मेरी, मैं एकदम चलने तैयार रहता हूँ। पूछ लो किसी से, जाति से भी ऊपर। नहीं, ये अच्छी बात है कि सब अलग अलग विचार के, लेकिन ये अपना बैठ के बातचीत कर रहे हैं, सब दोस्ती है। कहीं लड़ाई नहीं हो रही आजकल। तो हमारी लड़ाई नहीं होती, हम तो आपस में। आजकल पार्टियों के नाम पे लोग लड़ने भिड़ने नहीं, हम लड़ते नहीं भाई। ये देख लो, सभी हैं, ठाकुर भी है, जाट भी है, गुजर भी है, एससी भाई भी, हमारे जाटो समाज सब बैठे हैं हम। ब्राह्मण भी है, मुस्लिम भी है, हम लड़ते हैं नहीं। कूदेंगे एक दूसरे से जरूर, कहेंगे मतलब अपनी बात रखेंगे। अभी सुशील जी ने थोड़ी बात करी थी, इन्होंने बीएसपी की थोड़ी तारीफ करी थी काफी। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि ये पार्टी से कौन सी से हैं फिलहाल? ये पार्टी में लोकदल है, मैंने मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर रहा हूँ, लेकिन मैं पॉलिटिकली एनालिसिस करने के लिए बैठा हूँ, मैं पार्टी का पक्ष रखने के लिए बैठा हूँ। ठीक है, ये बहुत निष्पक्ष मैं स्वतंत्र रूप से और जो मैं वोट किसको दूंगा है ना, वो मैं जिस पार्टी में उसको दूंगा। ठीक है, लेकिन पॉलिटिकली एनालिसिस मैं अपनी पार्टी को भी अवेयर कर रहा हूं साथ में, ये कह के कि जो हल्के में आप ले रहे हो वो हल्का मामला है नहीं इतना। तो ये सिर्फ मेरा कहना था यहाँ पर। मतलब बड़ा रोल प्ले कर सकती है। एक सवाल आपसे पूछूंगा, दादरी में जो है कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे और सम्राट मिहिर भोज की जो मूर्ति लगी थी उसके आगे से गुर्जर शब्द हटाने को लेकर विवाद हुआ था। तो फिर क्या उसे लेकर क्या विचार है आपके? ऐसा है ना, वो जो व्यवस्था कराई गई थी वो जानबूझ के कराई गई थी, लेकिन वो मीर भोज गुजर ही है
और मुख्यमंत्री भी योगी आदित्यनाथ ने भी पता था कि ये गुजरी है, लेकिन वो थोड़ा सा झगड़ा का रूप देने के लिए किया गया था। ऐसा नहीं है, कुछ गुजर है हमारे आपस में, थोड़ा सा अलग अलग पार्टी के हैं, थोड़ा विवाद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वे गुजरी है मीर भोज। और तेजपाल नागर जी में जो उसमें थे भाजपा के अकॉर्डिंग, लोगों ने ये सोचा था कि भाजपा से कुछ वोट डिवाइड हो जाएगी, वो एक रूप दिया गया था, ऐसा नहीं है। जी जी जी, एक आप अपना नाम बताइए। दिनेश तोमर नाम है मेरा। दिनेश तोमर, दिनेश तोमर नाम है। आप भी किसी पार्टी से जुड़े हैं क्या? हाँ, बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, आप बीजेपी से हैं। जी। तो ये बताइए कि ये जो क्षेत्र है इसमें काफ़ी अच्छी संख्या में मुसलमानों की भी जनसंख्या है, हिंदू हैं, तो ये बीच बीच में जैसे 2013 में जो दंगा हुआ था उसके बाद से आप बताइए कि मुसलमान और हिंदुओं के बीच का जो आपसी मेल जोल है वो किस तरीके से प्रभावित? देखो, कुछ फर्क तो पड़ा है उसमें, लेकिन इतना सम्मानित हैं और जो ठीक ठाक लोग हैं, सही विचारधारा के लोग हैं, वो कभी नहीं बटे, वो सब एक हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण की जो नीति थी सपा सरकार की, उन्होंने जानबूझ के दंगा कराया। आज दंगा कराने वाले जेल में हैं, वो अपनी सजा पा रहे हैं और सब ठीक है माहौल। एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये पता चला था कि जो भाजपा या दक्षिणपंथी संगठनों से जुड़े कई नेता लोग हैं उनके मामले वापस ले लिए गए हैं। दंगे से ही जुड़ा हुआ। दंगे से जो जुड़े हुए लोग थे, जो सपा सरकार ने भी लिए थे, और सपा सरकार तब तक तो चली गई कुछ दिन। नहीं, उन लोगों ने 2013 में दंगा हुआ था, 2013 में दंगा हुआ था, लेकिन 17 में सरकार बीजेपी की आई है, तो इतने दिन तक सरकार रही, उन्होंने अपने लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होने दी और उन्हें लखनऊ में बुला करके हेलीकॉप्टर से सम्मानित किया, उन्हें बुलाया, उन्हें वहाँ। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश जो है मुस्लिम तुष्टीकरण करते थे, तो भाजपा मुसलमानों को टिकट काहे नहीं देती? भाजपा में मुसलमानों की टिकट जहाँ भी जो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ टिकट देने की कहीं कोई डिमांड रखता है तभी तो देंगे। डिमांड क्यों नहीं, दावेदार क्यों नहीं होगा? आप बताइए, आप किस सीट पे किसने, बताइए आप किसने, कौन से मुस्लिम नेता ने कहाँ पे टिकट की मांग करी है जिसे नहीं मिला? नहीं, तो ये तो जो इतनी बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा होता है, तो ये तो उसका फेल्योर हो गया कि उसके जो है उसकी पार्टी में करीब 20% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व तो नहीं है। नहीं, प्रतिनिधित्व है। अपना दल जो भाजपा की सहयोगी पार्टी है, उससे एक टिकट हुआ है रामपुर में। अच्छा, हाँ, वो इस बार जाके प्रत्याशी बनाए गए। जी। एक है। हाँ, तो 400 भाजपा ने तो बनाया, अपना दल ने बनाया ना। नहीं, अपना दल का अलायंस है उनसे, सहयोगी जो है पार्टी है भाजपा की, उसमें क्या बात है। अच्छा, आपके मित्र, एक सवाल उनका है, पूछ लेता हूं मैं कि हिंदू खतरे में है क्या? नहीं, हिंदू खतरे में कौन कह कई बार स्टेटमेंट आता है कि हिंदू खतरे में है। नहीं, ऐसा तो कोई नहीं, ऐसा तो सभी पार्टियां करती हैं। आज अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम खतरे में, वो मुस्लिम को डराते हैं। आज तक कांग्रेस डराती आई है कि भाई मुस्लिम खतरे में है, और बीजेपी ने तो मुस्लिम लोगों का फायदा ही किया है। इतने IAS PCS बने हैं मुस्लिम लोग इस भाजपा सरकार में। पिछली सरकारों का रिकॉर्ड देखो, उसमें कितने लोग पढ़ते, तो पहले भी तो पढ़ रहे थे लोग, या अभी बीजेपी सरकार में पढ़ने लगे? एक सवाल पूछूंगा आपसे, नहीं, इनसे एक सवाल। आप जो है भाजपा के 5 मुस्लिम नेताओं का नाम बताओ। मुख्तार अब्बास नकवी हैं, शाहनवाज हुसैन हैं, और मोहसिन रजा है। आप मदद मत करिए भाई। मोहसिन रजा है। मोहसिन रजा है। हाँ, और हम इसमें करोड़ों मेंबर हैं इस पार्टी के, मेरे ख्याल से 1 करोड़ दावा करते हैं। आप कितने करोड़ हैं भाजपा के कार्यकर्ता? भाजपा में तो कई करोड़ हैं। अब कई करोड़ में तीनों मुसलमान, आप बता पाए? हाँ, बिल्कुल, मुझे इतना परिचय नहीं है उन लोगों से। हाँ, नहीं, मुसलमान नहीं। कौन है? मुसलमान आपको नहीं, तो यानी कि आप मानेंगे कि इस पार्टी में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं है? मुसलमानों का प्रतिनिधित्व है। अच्छा, आपके मुस्लिम दोस्त हैं कि नहीं, ये बताइए। बिल्कुल है। तो ये जब वो इस तरीके से आपसे सवाल करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे CA NRC का प्रोटेस्ट हुआ था, पैन इंडिया मूवमेंट था पूरे भारत में, मेरे अलीगढ़, बिजनौर,
4-5 जिले तो मैं खुद कवर करने गया था, तो वहाँ पे जो है अधिकतर प्रदर्शनकारी मुसलमान ही थे, क्योंकि उसमें वही प्रभावित होने वाले थे उन कानूनों से। और फिर जो है सरकार ने क्या किया कि जो प्रदर्शनकारी थे उनके ऊपर ही कई सारे केस लाद के उनकी संपत्ति कुर्क करना, तमाम तरीके की गतिविधियाँ हुई कि उन्हीं से रिकवरी ली जाएगी। ये सब क्या ठीक था? नहीं, ऐसा नहीं है। जब सरकारी संपत्ति को नुकसान करोगे तो उसका तो हर्जाना कौन भरेगा? अब आप मैं और आप में से कोई निकला जा रहा वहाँ, उसी की मोटरसाइकिल या कोई वाहन फूंक दिया तो वो किसकी, उसकी हमारी गलती थोड़ी है। सीएनआरसी एक जगह पर बैठ के महिलाओं का आंदोलन था, एक सिंगल वन कहीं पर सुई का हेरा फेरी नहीं हुई है सीएनआरसी पर। और सीएनआरसी पर बीजेपी वालों ने उन महिलाओं को क्या क्या शब्द अपशब्द नहीं बोले हैं, ये भी किसी से छुपा नहीं है ना। जो आप कह रहे हैं कि भरपाई कहां से होगी, आपने केस थोपे थे, बीजेपी ने केस थोपे थे। उन्होंने जैसे ये किसान आंदोलन एक सुई इधर से उधर नहीं करी, कोई किसी को हत्यात नहीं करा, ऐसे ही सीएनआरसी का इससे बड़ा देश में इससे बड़ा प्रोटेस्ट नहीं था। 200 से जगह पर प्रोटेस्ट चल रहा था वो। अच्छा, अब यहाँ हम कुछ छात्रों से बातचीत करेंगे जो प्रतियोगी छात्र हैं, जो प्रतियोगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही बिहार में तो हुआ ही था, उसके साथ साथ प्रयागराज में छात्रों को जिस तरीके से उनके लॉज में घुस करके गेट वगैरह तोड़ करके उनको पीटा गया, वो काफ़ी दर्दनाक मामला था। आपका नाम, अपना नाम बताइए। मेरा नाम फ़हीम अहमद है। फ़हीम जी, क्या कर रहे हैं आप इसमें? मैं इस टाइम बीपीटी कर रहा हूँ, फिजियोथेरेपी का कोर्स, और डी फार्मा मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ IMT यूनिवर्सिटी से। और आप बात कर रहे हैं छात्रों की, तो छात्रों के साथ तो बीजेपी में ज़्यादातर नुकसान ही हुआ है। अभी आप हाल में देख लीजिए, इतने एग्ज़ाम हुए, इतने पेपर लीक हुए, बच्चे रोड पे सो रहे हैं। और आप अभी बात कर रहे हैं कि हॉस्टल में बढ़ के बंदूकों की नोक से निकाल के उन्हें मारा जा रहा है। बताइए, ये मतलब ये छात्रों है कि वो मतलब आतंकवादी बना दिया उन्हें। फिर ये बोलते हैं कि छात्र नहीं। अब जैसे किसानों को, किसान आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें बोल दे कि तो आतंकवादी हैं। मतलब अब कोई बंदा अपना हक के लिए आंदोलन करे तो आंदोलन नहीं होगा। अब छात्र अगर कहीं जाकर आंदोलन करने लग जाए तो आंदोलन नहीं, उन्हें आतंकवादी बना दिया जाता है। वो कहाँ से क्या करें, मतलब अपनी बात भी नहीं रख सकता है। और एक हिंदुस्तान में युवा है सबसे ज़्यादा है, और अगर युवा पढ़ेगा ही नहीं तो आगे बढ़ेगा कैसे? आपने किसी का एग्जाम दिया अभी तक? जी मैंने दिया। किस चीज़ का? मैंने बीपीटी और डी फार्मा क्या रिजल्ट्स आ गए उसके? रिजल्ट आ गया डी फार्मा का। सिलेक्शन हुआ आपका उसमें? जी। अच्छा। और बात भाई, अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे स्कॉलरशिप की, कि स्कॉलरशिप मिल रही है। मैं पूछता हूँ कितने बंदों को स्कॉलरशिप मिल गई है? कई हज़ार में से कुछ बंदों को स्कॉलरशिप दे देते हैं। अभी बात करी थी कि उसकी स्मार्टफोन की और लैपटॉप की, उसमें कुछ बांटे और उसके बाद बोल दे कि इलेक्शन के बाद जो पार्टी सत्ता में आएगी वो बांटेगी, उसकी मर्जी है, वो बांटे या नहीं बांटे। मतलब फिर आप निकाल ही क्यों रहे हो? और भर्ती निकालते हैं थोड़ी सी। अभी कुछ टाइम पहले समथिंग 2-3 साल पहले उसकी कांस्टेबल की भर्ती निकली थी, 49,568 वैकेंसी थी। मैंने भी उसमें अपना आवेदन किया था। उसमें कई लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे, उसका रिजल्ट भी ऐसे दिया इन्होंने। डी और ग्रुप डी आप कितने ले लीजिए, जितने भी आपने परीक्षा की है, ज़्यादातर नुकसान हुआ है छात्रों को। सरकार लेकिन प्रचार करती है कि कई लाख नौकरियां दी गई, तो झूठ बोलते हैं क्या? सर कई लाख तो आपको पता है, हमसे ज़्यादा तो आप जानते हो, आप छात्रों के बीच में घूमते हो। कितने लाख छात्रों को दे दी गई है? मतलब बेरोजगारी वैसी बोल रहे हैं। ये छात्रों पे जो बंदूक तान के करी गई, क्या ये नौकरी है? ये तो वही बात होगी, पहले छात्र पढ़ेगा फिर लड़ेगा और उसके बाद बच्चा तो थोड़ी बहुत नौकरी कर लेगा, नहीं तो अपने घर सही सलामत पहुंच जाए तो उससे बड़ी बात ही नहीं है। अभी आपने देखा कितनी मारपीट हुई है, वो अपने घर पहुंच गई बहुत बड़ी बात है, वो नौकरी तो जब करेंगे। और नौकरी तो क्या, इन्होंने तो नौकरी छीनने का काम किया, दे कहाँ रहे हैं? बताइए कितनी नौकरी निकाली, एग्जाम करवाते हैं उससे पहले पेपर लीक करवा देते हैं। अच्छा, एक जो अभी बातचीत में ये भी निकल के आया कि आप लोग पर्याप्त एजुकेशन नहीं ले रहे हैं, इसकी वजह से भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है। सर कितनी एजुकेशन होनी चाहिए? एक नौकरी पाने के लिए कितनी एजुकेशन होनी चाहिए, मैं आपसे पूछता हूँ। मैंने 12th के बाद डी फार्म किया, उसके बाद बीपीटी अभी मेरी चल रही है। मैं अभी तक भी मैं आपके सामने बैठा हूँ, और मेरे जैसे हज़ारों लाखों छात्र। क्या उम्र हो गई आपकी? मेरी 22 है। 22 हो गई जी। मेरे जैसे लाखों छात्र हैं जो ग्रेजुएट होने के बाद भी, मतलब अच्छी डिग्री लेने के बाद भी घर पे बैठे हुए हैं, सिर्फ किस वजह से? क्योंकि नौकरी नहीं है उनके पास। और बिजनेस करने के लिए 2 महीने हो चुके हैं, एग्जाम का कोई रिजल्ट नहीं आया अभी। कौन से एग्जाम का? असिस्टेंट प्रोफेसर। कब दिया आपने?
और ये पेपर 28 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ और 30 नवंबर तक चला। आंसर की आ गई, उसमें कुछ यदि प्रॉब्लम थी वो मांगी गई, वो सब भेज दी गई, उसके बाद भी रिजल्ट अब तक नहीं जारी किया गया है। इस बात के लिए कौन जिम्मेदार होगा? अच्छा, एक बार मैं दर्शकों को ये आप समझाइए कि कई बार ये इन प्रतियोगी परीक्षाओं में जो आप लोग फंस के रह जाते हैं, कभी एग्ज़ाम डिले हो जाता है, कभी रिजल्ट लेट आता है, कभी जजमेंट उसको चैलेंज कर दिया जाता है कोर्ट में और उसका जजमेंट आने में ही टाइम लग जाता है, तो इन सारी चीज़ों में किस तरीके से आप लोग प्रभावित होते हैं? प्रभावित इस तरह से होते हैं कि देखिए, पहले तो एग्ज़ाम देने गए, उसके बाद आंसर की आई, उस पर फिर आपकी आपत्तियाँ मांगी गई, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं जारी किया गया। क्यों, क्या कारण है? जब 1 महीने पहले आपत्तियां मांग ली गई, उसके बाद रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है? तो ये सरकार बताए क्यों नहीं जारी किया जा रहा है, आयोग बताए क्यों नहीं जारी किया जा रहा है रिजल्ट। ये आप भी स्टूडेंट हैं? जो ये एग्ज़ाम जो है यूपी HESC ने लिया है, जो हायर एजुकेशन का एग्ज़ाम है बोर्ड, ये एग्ज़ाम उसने लिया है। आपत्तियां मांग ली हैं लेकिन अब तक रिजल्ट जारी नहीं किया है, नई आंसर की नहीं आई है। तो छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं वो कब तक अटके रहेंगे? अब क्या हो रहा है, अब चुनाव आ गए हैं, पता नहीं ये आगे कब तक लटकेगा। तो इसके बारे में भी सोचना चाहिए सरकारों को। आप भी स्टूडेंट हैं? सर मैं इसे 24 विद्यालय से एमलीव का छात्र हूँ। जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आप एलिजिबल हैं किसी एग्ज़ाम के लिए, तो आपकी नौकरी लग क्यों नहीं पा रही है? पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब जो अभी SI का लास्ट एग्ज़ाम हुआ था सब इंस्पेक्टर का, तो उसमें जो है 160 में से 154 155 क्वेश्चन बच्चों के आ रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बच्चे इतने पढ़ रहे हैं कि 160 में से 155 क्वेश्चन ला रहे हैं। तो और उसमें जो है जिन बच्चों के 155 156 नंबर आए हैं 160 में से, उनका बाहर निकल के जो एग्ज़ाम कराया उनके 15-20 नंबर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो आप खुद समझदार हैं कि मतलब बच्चे पढ़ तो रहे हैं, लेकिन जब उनकी मेरिट इतनी हाई जा रही है और जो पढ़ रहे हैं तो वो वहाँ बट्टे में से बट्टे कैसे ले आएंगे? कोई हलवा पूड़ी तो है नहीं कि कोई एग्जाम हो रहा है कि वो बट्टे में से बट्टे ले आएंगे। पता नहीं क्वेश्चन कौन से कहाँ आते हैं। फिर इसमें कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट की लापरवाही है। और दूसरी बात, जो भी 68,000 वैकेंसी निकली थी उसकी टीचरों की, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। अभी लास्ट जो है यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था, वो जो है उसमें 2017 का रिपीट पेपर हुआ है। पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये पेपर बनाने वाले थे कौन? जब पेपर बनाते हैं तो ये किससे बनवाते हैं? जब उसमें उनका पहले नहीं पता था कि 2017 का रिपीट क्वेश्चन कर रहे हैं। उसमें 2017 वाले जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उसमें 14 क्वेश्चनों पर RTA डली थी। जब 14 क्वेश्चनों पर RTA डली थी, बच्चे उसमें हाईकोर्ट 2 बार गए थे। तो अब गवर्नमेंट की इसमें क्या रहा? गवर्नमेंट का क्या काम है? पेपर किसी अच्छे आदमी से सेट कर पाए, वो उस दूसरे आदमी से करवाए कि जो उसमें पहले ही पता है कि 2017 का जो पेपर हुआ था उसमें 2000 बच्चे 14 क्वेश्चनों पर रेट डाल के 2 बार हाई कोर्ट में जा चुके हैं। तो वो क्वेश्चन लाए क्यों? कहीं ना कहीं इसमें मुझे इनकी चालबाजी लगती है, क्योंकि इसमें दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, दोबारा बच्चे पट्टी डाल रहे हैं, फिर ये 2 बार को चालबाजी क्या है? चालबाजी क्या है? चालबाजी यही है कि ये जो वैकेंसी निकाली है, पेपर हुआ है, ये एक तो चुनाव के दौरान हुआ है, पहले हुआ नहीं, कभी पोस्टपोन्ड हो गया, कभी लीक हो गया। पहले 28 नवंबर को था, फिर ये दिसंबर में हुआ, जो है वो दिसंबर को था, फिर ये उसमें नवंबर में जनवरी में पहुंच गया। 28 नवंबर को था, ये जनवरी में पहुंच गया। तो कहीं ना विशेषज्ञ नहीं है, विशेषज्ञ तो हैं, तो ये इन्हें चेक करना चाहिए विशेषज्ञ है नहीं है। तो ये ऐसे जनों से पेपर सेट करवाए थे क्यों है? और फिर ये जो है मतलब जो चुनाव आ रहे हैं उस दौरान इन्होंने निकाला ये, ठीक है। अभी पीछे फिर इन्होंने 17,000 वैकेंसी के लिए निकाला था कि 17,000 वैकेंसी निकालने वाले हैं, वो भी इन्होंने पेंडिंग में डाल रखे हैं, वो भी अभी पूरी नहीं हुई है। तो सब ना कहीं मैं ये चाहता हूँ कि ये जो भी वैकेंसी आ रही है ना, ये सब इनके जो है चुनाव आ रहे हैं, सब इनका एजेंडा है, और मुझे और कुछ नहीं लगता कि कुछ और करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि देश भर में अलग अलग जगह से ये बेरोजगारी और सही पे रिजल्ट ना आना, सही समय पे ये सब मामले आ रहे हैं। आपको लगता है कि जब वोट अभी देने जाएंगे यही मतदाता, तो वो धर्म जाति के आधार पे वोट करेंगे या मुद्दों के आधार पे करेंगे? मतदाता तो किसी आधार पर करेंगे। मैं युवाओं की जरूर बता सकता हूँ, युवा बेरोजगारी के हिसाब से वोट करेगा। पिछले 5 साल में, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता, मैं अपनी ही बात बताता हूँ, मैं अपनी बात बताता हूँ। पिछले 5 साल में मैं टीचिंग की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे MA है, MPhil है, नेट है, GRF है, PhD है। जब अभी एक भाई कह रहे थे कि नौकरी के लिए जो एलिजिबल है, मुझे नहीं पता फिर इससे ज़्यादा एलिजिबिलिटी क्या होती है। पिछले 5 साल में कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती अभी तक क्लियर नहीं हुई। एक भर्ती निकली, उसके सारे पेपर आउट हुए, सारे पेपर आउट होने के बाद आज उसका रिजल्ट नहीं। 2016 में एक भर्ती निकली थी, 2016 का पेपर आउट होने के बावजूद आयोग ने ये बता दिया कि पेपर तो आउट हुआ था, लेकिन किसी ने देखा नहीं व्हाट्सएप पर लीक होने में। तो ये मुझे भी नहीं पता क्या चीज़ें हैं। तो हम तो जब भी वोट डालने जाएंगे तो हम तो सबसे पहले बेरोजगार को ध्यान में रखते हुए वोट देंगे, बिल्कुल। और क्या अगर ये भी तो बात करते हैं कि हम मुफ्त राशन दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम 2000 रुपये अकाउंट में डाल देंगे। मेरा मानना यह है कि इनकी किसी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप शिक्षित युवाओं को रोजगार दे दीजिए, उनका परिवार अपने आप संपन्न हो जाएगा, अपने आप खरीद के खा लेंगे।
भाई जब मेहनत करके खाना चाहता हो तो फ्री खोर क्यों बना रहे हैं? सरकार बना रही है, सरकार की नीतियां बना रही हैं, जो भी कुछ है। भाई युवाओं को रोजगार दीजिए, एक व्यक्ति को रोजगार मिलने से एक पूरा परिवार संपन्न होता है ना। मैं ये कहना चाहता किसी के अकाउंट में, आप किसान के अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपए दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? आप उन्हें सही कीमत दीजिए, सही टाइम पे पेमेंट कराइए, उनके गन्ने का भुगतान करिए और उन्हें खाद पे सब्सिडी दे दीजिए। जो बिल्कुल आप ये कहते हैं गरीबों के घर पर राशन पहुंचा रहे हैं, अरे उस गरीबी को खत्म करने का आप क्या करें? गरीब को आप मुफ्तखोर बना रहे हैं, क्यों? गरीबी को खत्म करने का उपाय क्या करा? आप रोजगार दीजिए ना युवाओं को। रोजगार देते उनका पूरा परिवार संपन्न होगा, जरूरत ही नहीं रहेगी आपको ये सब चीजें करने की। बताइए आप। ये तो आपने बताई मुद्दे की बात, बेरोजगारी, लेकिन चुनाव में जो है कहीं पे जिन्ना, कहीं पे अब्बाजान, ये सब चीजें आ रही हैं। ये तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, इनका अपना अपना हिसाब है कि किसी भी तरह से मतदाताओं को अपने ओर आकर्षित कर ले। कोई जिन्ना पे, कोई गन्ने पे, कोई हिंदू पे, कोई मुस्लिम पे। ये बिल्कुल बेकार का मुद्दा है मेरे हिसाब से। तो विकास और रोजगार के अलावा कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं होना चाहिए। अगर कोई समझदार और पढ़ा लिखा युवक होगा तो वो इन सब चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देगा। भाई पढ़े लिखे युवक को तो रोजगार चाहिए, और जो आम जनता है, जो नागरिक है, उन्हें डेवलपमेंट से मतलब है। और इनके अलावा इनको ये विकास, जिन्ना गन्ना मुन्ना, ये तो सब बेकार की चीज़ें हैं मेरे हिसाब से। तो ये क्या सर आप इससे सहमत हैं क्या चीज़ मैं कि जो है पढ़ा लिखा युवा जो है वो सिर्फ मुद्दों पे वोट करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो है, जैसे अभी कई लोगों ने भी बताया, यहाँ पे जब टिकट ही जाति के नाम पे होते हैं कि जी किस जाति की संख्या ज़्यादा है, कौन सा कॉम्बिनेशन काम करेगा, हिंदू मुस्लिम काम करेगा, मुस्लिम गुज्जर काम करेगा, फलाना, मतलब जितने भी समीकरण हैं, सारे समीकरणों को मिला के जब सारी पार्टियाँ ही लगभग जितनी भी हैं टिकट देती हैं, तो फिर कहाँ युवा मुद्दों पे रह जाता है। सारे मुद्दे भटका दिए जाते हैं और सभी लोग उनका शिकार होते हैं। कोई तो मतलब पढ़ा लिखा आदमी भी फिर जाति के नाम पे वोट करता है? अब कहीं जाति के नाम पे तो वोट करता है, कहीं धर्म के नाम पे वोट करता है, कहीं जो भी उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसकी विचारधारा के नाम पे वोट करता है। तो इस बार के चुनाव में तो रह नहीं जाते। मेन मुद्दे होने चाहिए, बिल्कुल है, रोजगार होना चाहिए, अच्छी ही सड़क हो गई हैं, वो तो मुद्दा खत्म ही हो गया है। बिजली 24 घंटे लगभग आने लगी है, नहीं तो 20 घंटे आ रही है। जो पिछले चुनाव में मुद्दे होते थे कि बिजली 24 घंटे देंगे, सड़कें बहुत अच्छी देंगे, वो मुद्दे दो तो खत्म ही हो गए। हाँ, रोजगार का मुद्दा जरूर है। तो पिछले चुनाव की तुलना में इस चुनाव में कुछ अंतर पा रहे हैं आप? कैंपेनिंग वगैरह हो रही है, उसमें कुछ आपको बदलाव दिख रहा है कि या वही पुराने ढर्रे? पहले तो बड़ी बड़ी रैलियां हुआ करती थी, तो जो है वर्चुअल रैलियां हो रही हैं, बिल्कुल फर्क है। आप सर? मेरा नाम अमित सोम है। भारतीय जनता पार्टी इतना विकास कर रही है, उन्हें वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ने की। 350 बार जा रही है। ये सब जो कुछ लोगों की दुकान बंद हो गई है, उसके आधार पर चल रहे हैं ये। अब ये किस चीज़ की दुकान बंद हो गई? दुकान, इनकी दलाली की दुकान बंद होगी, बहुत से लोगों की, बहुत सी वैसी दुकान बंद होगी। सरकार गरीब को राशन दे रही है टाइम पे। सड़कें देख लो तुम, अब मेरठ से वहाँ दिल्ली से आए होंगे, दिल्ली से आने में 4-5 घंटे लगते थे, अब आदमी 40 मिनट में दिल्ली पहुँच जाता है। ठीक है जी। अभी मेरठ में यूनिवर्सिटी दी है हमारे गाँव में, 1000 यूनिवर्सिटी करोड़ की, सब चीज़ का विकास कर रही है। सबको टाइम से राशन मिल रहा है, खाना पीना मिल रहा है, 24 घंटे बिजली मिल रही है। चोर की हिम्मत नहीं पड़ती चोरी करने की। गुंडे जेल में जा रही जमा तोड़ा के अपनी, उन्हें डर लगा के बाहर जोगी जी इलाज कर दे। सब कुछ ठीक हो रहा है। अब कुछ जो गुंडे बदमाश थे ना, वे उनकी दुकान नहीं चल पा रही। सही बात है कि जब तो आरोप है कि यहाँ पे जाति आधारित और धर्म आधारित गुंडों पे कार्रवाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी विकास पे बात करती है, ना विकास पे ही टिकट देती है। विकास पे मेहनती आदमी को टिकट देती है, ना किसी जाति के आधार पर टिकट देती है, ना किसी आधार पर टिकट देती है। जो आदमी मेहनत करता है, लगातार क्षेत्र में रहता है, जनता की सेवा करता है, भारतीय जनता पार्टी उसे टिकट देती है। नहीं, लेकिन अगर आपकी पार्टी बसपा हुई, सपा हुई, ये सब जाति के आधार पर वो करती है। अब इनके नदी जाति के आधार पे तो या ये बताइए, इस एरिया में जाट बहुल एरिया है, तो यहाँ पे क्या भारतीय जनता पार्टी ने जाटों को टिकट नहीं दिया है? जाटों को टिकट दिया, सिवाल खास से दिया, वो भी तो जाति आधारित टिकट दिया। नहीं, ऐसा क्यों है? कम से कम 20 साल से मेहनत कर दी थी, 25 साल से, जब दिया जाएगा टिकट। बसपा ने मेरे ख्याल से कुछ जगह पे मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। बसपा ने मुस्लिम उतारे होंगे, लेकिन हम तो भारतीय जनता पार्टी बात करेंगे, हमें उससे क्या मतलब? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि भाजपा भी तो फिर जाति आधारित कर रही है ना, जो आप कह रहे थे कि भाजपा नहीं करती है ऐसा। जो आदमी उस क्षेत्र में मेहनत कर रहा है लगातार 25 साल से, 30 साल से, तो टिकट उसे दिया जाएगा या मुझे जाकर दे देंगे जी, वहाँ जाकर लड़ लो या नहीं जी? ये बताइए कि इस चुनाव में जो चल रहा है, इस चुनाव में जिन्ना वगैरह का जिक्र होना जरूरी है क्या?
जिन्ना का क्यों नीचे करवाना, जब अगले आज दूसरी पार्टी खुला समर्थन कर रही है जिन्ना का। कहाँ समर्थन किया, कैसे पता चला आपको? मुलायम सिंह यादव, वो अखिलेश यादव खुद नाम कहाँ? तो वो तो ये आडवाणी भी गए थे वहाँ पे पाकिस्तान में, उन्होंने भी तो जिन्ना का बोला था। ये किराना से नदीम हुसैन डायरेक्ट धमकी दे रहे हैं सबको, क्या नाम है उनको, इलाज कर देंगे वो तुम। तो इलाज टाइप ऐसे बयानबाजी तो भाजपा वालों का भी मैं देख रहा हूँ। नहीं, भाजपा वाले तो प्यार से बात कर रहे हैं, किसका इलाज करें, किसका इलाज कर रहे हैं। अब किसका इलाज कर दिया? जो गुंडे बदमाश थे उनका इलाज तो करा, बाकी किसका इलाज करा? नहीं, जैसे मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि दंगे भूल गए क्या उस टाइम? भाई ये बताओ, हमारे यहाँ का आदमी, मेरठ का आदमी, जब मेरठ आता था पहले नई मोटरसाइकिल लेकर स्प्लेंडर, उसकी मोटरसाइकिल 2 मिनट में उठ के हाजी गल्ला के यहाँ कट जाती थी। हाजी गल्ला जेल भेज दिया, सपा सरकार में हाजी गल्ला के यहाँ पुलिस पिट के आई थी कई बार। अब 5 घंटे पुलिस बंद कर ली थी अंदर, एक बार छोड़ी थी। तो विकास क्यों नहीं हो रहा? हर चीज दंगा याद दिलाना जरूरी है। नहीं, दंगा जब करेंगे तो दिलाना पड़ेगा। नहीं हुआ, कहाँ हो रहा है? जब 2 आदमी अपनी बहन की इज्जत बचाने जाएंगे, वहाँ 2 जाट भाई मारे, वो तो पुराना जाकर काट दिया, बिल्कुल आंख फोड़ दी उनकी, ये अच्छी चीज है? नहीं सुनिए, चुप कैसे रहेगा? वो मैं कह रहा हूँ दंगा हो चुका, 2013 का मामला है, अब याद दिलाना उसे जरूरी है क्या? याद तो वे खुद दिला रहे हैं, हर भाषण में दे रहे हैं। नुको तुम आपका सर आने दो, इलाज कर देंगे। इलाज किसे करेंगे? इलाज तो किसने बोला 20% का इलाज कर देंगे? 20% किराना से बोल रहे हैं, तुम्हारे यहाँ से शहर से सीट पे वे मुसलमान कैंडिडेट हैं, वे बोल रहे हैं नुका घुस बढ़ देंगे। वे 80% इलाज इसलिए कर रहे हैं ना, हम जाति में बढ़ चुके हैं ना 80%, और 20% इलाज कर रहे हैं हमारा। ये सही कह रहे हैं आप, बीसी एरिया के। देखिए, बीजेपी जो है ना जुमले करती है। जुमले क्या, जिससे ये दंगे होंगे, जितने भी दंगे हो रहे हैं बीजेपी शासनकाल में और जिस तरीके से दंगे करवाते हैं, बीजेपी एक अल्पसंख्यक लोगों की पार्टी है, विशेष लोगों, अल्पसंख्यक, इन्हों पे इतना संख्या बल नहीं है। अब भाजपा सरकार में कौन सा दंगा हुआ? जिस तरीके से बीजेपी दंगों की बात करती है, बीजेपी के जो सदस्य हैं वो अल्पसंख्यक हैं, कम संख्या वाले। वो क्या है, दंगा करा के अपने आप को एक बहुसंख्यक साबित करना चाहती है। वो देश के जो मजलूम तबका है, गरीब तबका है, उसको निकाल के धर्म के नाम पर लाती तो है दंगों में, मगर वो फिर से वो जो गरीब तबका, मजलूम तबका है, वो फिर से अपने घर में जातियों के नाम पर लौट आता है। मगर जिस तरीके से एक जो बड़ा तबका है, गरीब तबका है, इनकी नज़रों में मारा जाता है, ये जो दंगे कराए जाते हैं, ये जो दंगे होते हैं सर, ये कराए जाते हैं, इनमें तमाम जो लोग हैं, जो संघी विचारधारा के लोग हैं, जो चाहते हैं कि दंगे बने रहें, उसको माहौल को वो लगातार गर्म करे रहते हैं। अब आप देखिए, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने बात करी थी भारत को आत्मनिर्भर बनाने की। उन्होंने कहाँ ला के ठोप दिया? उसे राशन कार्ड निर्भर बना दिया, राशन मुफ्त पर देने पर निर्भर बना दिया। जैसे वे अमेरिका में जाते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, उसमें ये कहते हैं कि हमारा जो देश में तबका है, 80% का जो तबका है वो हमारे राशन पर निर्भर है। जब बाहर में विदेश में वो डंके पिटवाते हैं कि हमने अपना देश को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। जब ये अपने आप को ये बताते हैं आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बड़े बड़े विज्ञापन क्यों देते हैं कि राशन, हमारे 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त दिला रहे हैं? तो वहाँ अमेरिका में भी पूछा जाता है उनसे कि आप तो बोलते हो कि हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं देश को, तो आपकी 80% 80 करोड़ जनसंख्या तो आपके राशन पर निर्भर है, तो आत्मनिर्भर कैसे हुआ? तो यहाँ पे ये देश में जुमला किया जाता है। जब सरकार को ही राशन देना है तो आत्मनिर्भर कैसे हुई जनता? जब कोरोना में सब लोग के घर बार बंद हो गए थे, सब चीज बंद हो गए थे, घर लौट आए थे, तो ना बुक्का मारते सरकार ने पैसे दिए, किसको वो दिए, किसको राशन दिया। मान लिया किसी का घर बंद हो जा, रोजगार बंद हो जा, घर आ जा अपने, वो कोरोना टाइम में जब से राशन देना शुरू करा, अब सरकार कैसे रोक दे इस चीज को? सरकार गलत कर रही है। सरकार ने पहले क्या था, पहले कोटेदार जो थे डायरेक्ट राशन लेते थे, ठीक है जी, 20 जनों को राशन दिया और 100 का राशन चढ़ा दिया। अब डिजिटल हो गया, उंगली जिसके उंगली लगा होगा उसे राशन मिलेगा, यानी दूसरे को राशन नहीं मिलेगा, बाकी वापस पहुंच जाएगा। सरकार तो डिजिटल वो कर दिया, पहले इतने राशन कोटेदार थे। चलिए अब हम लोगों ने, मैं ये कह रहा था भाई साहब, काफी विस्तृत बातचीत हम लोगों ने कर ली है। क्या हेमंत जी बताइए, क्या आप अभी क्या मतलब प्रधान हूँ मैं, हेमंत प्रधान, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, पिछड़े वर्ग का यूथ का अध्यक्ष रहे हैं। आज जिस तरीके से प्रदेश में जो 5 राज्यों में चुनाव है, चुनाव को देखते हुए वर्तमान सरकार को, कहते हैं एक आदमी जैसे नींद में से जागा, ये सरकार नींद में से जागी है। सरकार को चुनाव के वक्त ही क्यों बिजली का रेट याद आए, क्यों किसानों की याद आई, क्यों 3 काले कानून वापस हुए, जब किसान वहाँ दिल्ली पे सरहद पे पड़े थे अपनी
घर परिवार छोड़ के वहाँ थे, उन्होंने अपनी हजारों की ताकत में अपनी जान की आहुति दी, जब इस सरकार को उनकी याद नहीं आई। चुनाव से पहले ही तीनों कानून बिल भी वापस लिए, राशन भी दिया जा रहा है, बिजली के रेट भी हाफ कर दिए गए हैं। ये सब चुनावी जुमले हैं। ये सरकार नींद में से जागी है और इस प्रदेश की जनता 10 फरवरी को पहला मतदान होने जा रहा है। ये जनता अपने वो मत के अधिकार से इन्हें बताने का काम करेगी, इन्हें दोबारा मठ में भेजने का काम करेगी, दोबारा चाय के खोखों पे बैठाने का काम करेगी। चलिए, अलग अलग राजनीतिक अलग अलग विचारधारा के लोग यहाँ पे हैं, सबने एक दूसरे की काफ़ी जो है आलोचना कर ली। अब हम बातचीत को खत्म करेंगे, उससे पहले सबको जो है विरोधी पार्टियों का, विरोधी विचारधारा का एक अच्छी चीज़ बतानी पड़ेगी। आप बताइए, सपा में कुछ अच्छा लगता है आपको? सपा की कोई नीतियाँ अच्छी लगती हैं? सपा की एक नीति मुझे अच्छी लगती है, जैसे उन लोगों ने जो प्रमोशन है उसमें आरक्षण को बंद किया था। प्रमोशन में आरक्षण नहीं, नौकरी में आरक्षण दो, लेकिन प्रमोशन में आरक्षण आपको ये अच्छा लग रहा है? वो सपा ने बंद किया था? हाँ, सपा ने बंद किया था। ये हमको थोड़ा फैक्चुअली पता नहीं है। खैर, ये सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया था। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन गई थी, सपा के काल में गई थी, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट से बंद हुआ था। कोई गवर्नमेंट इसे बंद नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर होने के बाद सेम डे अखिलेश ने यहाँ पर किया था लागू। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में एक और आज जस्टिस चंद्रचूड़ का आया हुआ है कि आरक्षण जो है बाधा नहीं। स्टेट आरक्षण बाध्य नहीं है किसी भी उसका। और प्रमोशन में रिजर्वेशन पे भी आया है अभी डिसीजन, कल परसों आया है। उस पे ये बोल दिया है कि आंकड़े नहीं है हमारे पास, इसलिए राज्य का सब्जेक्ट है, वो करे या ना करे। चलिए सुशील जी, आप एक अच्छी बात बताइए, भाजपा की कोई भी नीति, कोई उनकी पॉलिसी? मुझे याद तो आती नहीं है, अब ढूंढनी पड़ेगी। आप बताइए उनकी कोई एक अच्छी पॉलिसी। देखिए, हमें स्वर्गीय देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी की आज एक बात याद है, जब आपने पूछा कि एक अच्छी बात होनी चाहिए। देखिए, संसद जो है लोकतंत्र का मंदिर है, उस मंदिर के बीच में खड़े होकर माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी ने एक बात कही थी, ये देश रहना चाहिए, लोकतंत्र रहना चाहिए। और माननीय मोदी और योगी भाजपा सरकार इसी के साथ खिलवाड़ कर रही है। हमें अटल बिहारी जी की वो बात अच्छी लगी। आप बताइए। भाजपा की एक बात बहुत अच्छी है, वो झूठ बहुत सफाई से और बहुत अच्छे से बोलते हैं, बस ये मुझे सबसे अच्छा लगता है उनका। तो आपने देखा कि मेरठ में हमने अलग अलग लोगों से यहाँ पे बातचीत की और उन्होंने अपनी राय रखी इस बार के चुनाव को लेकर के और आरक्षण और तमाम मुद्दों पर। आप देख रहे थे द लल्लन टॉप। नमस्कार।